और एक बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच समझौते की शर्तों पर टकराव। ट्रंप ने ईरानी शर्तों को झूठा बताया। यानी अभी 24 घंटे भी नहीं हुए ट्रंप को यह कहे कि उनके और ईरान के बीच समझौते पर यहां पर सहमति बन गई है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी शर्तें झूठी हैं, लिखित समझौते से बिल्कुल अलग है शर्तें, ट्रंप ने कहा, जो ईरानी मीडिया बता रहा है। ईरान ने फर्जी खबरें लीक की है, ट्रंप कह रहे हैं समझौते की शर्तों से ये खबरें मेल नहीं खाती। तो वक्त जब करवट लेता है तो समंदर की लहरें भी साम्राज्यवादी इरादों की बेड़ियां बन जाती हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर खुद युद्ध जीतना जितना आसान ट्रंप को लग रहा था, हॉर्मुज की उफनती लहरों ने उसे उतना ही मुश्किल बना दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप एक दिन सोचते हैं कि बड़ा हमला करेंगे और कुछ घंटों में उससे पलट जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो सुपर पावरफुल प्रेसिडेंट भी अपने फैसले पर कुछ घंटे भी नहीं टिक पा रहे हैं? आखिर क्यों युद्ध के बीच वार्ता का अलार्म बजाने लगते हैं? क्यों मुस्तफा खमनेई की बिछाई बिसात पर अमेरिका मात खा चुका है? स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं अरब में चल रहे कूटनीतिक खेल की पूरी हकीकत। 11 जून को पहले कहा खर्ग पर कब्जे के लिए हमला करेंगे, कुछ घंटों में ही पलटते हुए कहा हम समझौता कर रहे हैं, जबकि इससे पहले ट्रंप का यू टर्न सामने आ चुका है। 7 अप्रैल को कहा था ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे, फिर कुछ घंटों में ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। खर्ग पर कब्जा तो दूर, अब ट्रंप के जहाज हॉर्मुज भी पार नहीं कर पा रहे। जबकि पर्दे के पीछे की हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है, पेंटागन तक खलबली मची है, डोनाल्ड ट्रंप पर भय हावी हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि खर्ग पर कब्जा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ईरान की प्लानिंग से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। ईरान ने जबरदस्त सुरक्षा चक्र बनाया। पहले चक्र में सी माइंस बिछाई गई हैं जो समंदर से आ रहे युद्धपोतों को रोकेंगे। दूसरे चक्र में ईरान ने युद्धपोत लगाए हैं जो अमेरिका के हमले को विफल कर देंगे। और तीसरे चक्र में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं जो अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के लिए बनाए गए। चौथे चक्र में मिसाइल लॉन्चर की तैनाती है जिससे ईरान ओमान की खाड़ी तक हमले कर सकता है, साथ ही अरब देश भी टारगेट पर है। इसके अलावा 5वें चक्र में ड्रोन ब्रिगेड लगाई गई है। इसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी शामिल हैं जो अरब में कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्तफा के जाल में फंसे दिख रहे हैं। कई तरह की आशंका जताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को अरब में अपनी साख गिरने का डर है। ट्रंप का दूसरा डर है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका में उनका विरोध बढ़ सकता है। अगला डर है कि अरब देशों पर ईरान के हमले बढ़ सकते हैं, इससे अरब देशों में कोहराम मच सकता है। इसके अलावा ट्रंप को इस बात का भी डर है कि इजराइल पर प्रॉक्सी गुट घेराबंदी करके बड़ा हमला कर सकते हैं। 5वां डर है कि अगर युद्ध बढ़ा तो तेल संकट बढ़ सकता है। हॉर्मुज में नाकाबंदी से ईरान पीछे नहीं हटेगा। मैं ईरान के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाऊंगा। अगर हमारे किसी भी आदमी या जहाज पर एक भी गोली चलाई गई तो मैं खर्ग द्वीप का काम तमाम कर दूंगा। मैं अंदर जाऊंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। ईरान तो इराक तक को नहीं हरा पा रहा, फिर भी अमेरिका को आंखें दिखाता है। और इतिहास गवाह है कि बड़े युद्धों के केंद्र में अक्सर आर्थिक वजहें छिपी होती हैं। अभी तक ईरान जंग की वजह परमाणु डर माना जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ट्रंप के ईरान पर हमले की वजह सिर्फ उनकी परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश थी या फिर इसके मूल में आर्थिक वजह छिपी। दरअसल कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि ईरान युद्ध की व्यूह रचना ट्रंप का सोचा समझा षड्यंत्र था। पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो अमेरिका और इजराइल के लिए शुद्ध लाभ साबित होने वाला है, और उसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। लेकिन युद्ध की यह व्यू रचना क्या वाकई सिर्फ ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना था, या फिर यह ट्रंप का वो षड्यंत्र था जिसके केंद्र में छिपा था दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर आधिपत्य हासिल करना और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा गैस तेल निर्यात देश बनाना? ट्रंप का पहला लक्ष्य ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा था। दूसरा लक्ष्य वैश्विक तेल और गैस सप्लाई अपने नियंत्रण में लेना था। तीसरा लक्ष्य इजराइल को एनर्जी सप्लाई का केंद्र बनाना था। तो डोनाल्ड ट्रंप के तेल के खेल को समझने के लिए आपको अमेरिका के शेल ऑयल को समझना जरूरी है, जिसका बड़ा भंडार अमेरिका के पास मौजूद है। अमेरिका के कुल तेल उत्पादन में शेल ऑयल करीब 65% से ज्यादा है। यह परंपरागत कच्चे तेल से बेहद अलग होता है। पारंपरिक तेल जमीन के नीचे बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड झीलों या खुले गैप्स में तरल रूप में जमा होता है, जहां से उसे आसानी से खींच लिया जाता है। इसके विपरीत शेल ऑयल जमीन के बहुत नीचे स्थित कठोर परतदार चट्टानों के बारीक छेदों के अंदर फंसा होता है।
ये तेल अपने आप बहकर नहीं आता, इसके लिए महंगी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है जो तेल के उत्पादन को बेहद महंगा बना देती है। सऊदी अरब जैसे देशों में कुएं से 1 बैरल तेल निकालने की लागत लगभग 10 से 20 डॉलर होती है। वही अमेरिका में मौजूद शेल ऑयल को निकालने में 45 से 55 डॉलर प्रति बैरल के बीच खर्च करना होता है, यानी लगभग 2 से 2.5 गुना, जिसका असर मुनाफे पर भी आता है। 28 फरवरी से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थे। इस भाव से अमेरिकी तेल कंपनियों का मुनाफा बेहद कम था, जबकि मार्च के बाद तेल के दाम 95 से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहे हैं, जिससे अमेरिकी तेल कंपनियों को मोटा मुनाफा हो रहा है। ऐसे में होर्मुज संकट के अलावा मोटा मुनाफा भी अमेरिका के तेल निर्यात में इजाफे की बड़ी वजह है। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है। साल 2025 में अमेरिका ने औसतन 66 लाख बैरल तेल प्रतिदिन पेट्रोलियम निर्यात किया, जबकि रूस ने 70 लाख और सऊदी अरब ने 81 लाख बैरल। वही मई 2026 में यह आंकड़ा बिल्कुल बदल चुका है। मई में अमेरिका ने 105 लाख बैरल प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया, वही रूस ने 58 लाख, जबकि हॉर्मुज बंद होने की वजह से सऊदी अरब सिर्फ 59 लाख बैरल पेट्रोलियम प्रतिदिन निर्यात कर सका। इस लिस्ट में यूरोप के बड़े देश स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस शामिल हैं, जिन्होंने युद्ध के बाद अमेरिका से गैस आयात बढ़ा दिया है। इसके अलावा एशिया में दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के गैस आयात में अमेरिका से आने वाली गैस का हिस्सा कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर बन चुका है। मई में भारत को 6.3 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति की। ये खाड़ी देशों की तुलना में 60% ज्यादा है। मई में अमेरिका ने भारत को 9 लाख टन एलएनजी का निर्यात किया। ये भारत की कुल एलएनजी जरूरत का 40% से ज्यादा है। तो अरब की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है तेल और गैस, और अर्थव्यवस्था के दिल को चलाने वाली इस धमनी से इजराइल अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। शायद इसीलिए ईरान पर हमलों की शुरुआत की गई। ये कैसे होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त खाड़ी देशों का तेल निर्यात बंद है और वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल कई छोटी बड़ी तेल पाइपलाइन सक्रिय हैं और भविष्य का संभावित मॉडल कुछ इस नक्शे की तरह हो सकता है। यूएई की एडकॉप पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा यह कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अब यहां से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये सुएज नहर से नहीं बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से इजराइल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा, जो पहले से 12 लाख मिलियन बैरल तेल रोजाना भूमध्य सागर तक पहुंचा रही है। इस पाइपलाइन से खाड़ी देशों का तेल भूमध्य सागर पहुंच जाएगा। ये सुएज नहर से तेज, सस्ता और सुरक्षित रास्ता होगा। शायद इसीलिए होर्मुज बंद कराया गया, ताकि तेल आपूर्ति पर इजराइल का नियंत्रण हो सके। और नेतन्याहू अब सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहे, बल्कि ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल का अगला टारगेट यमन के हूती विद्रोही हो सकते हैं। सवाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई का नहीं है, सवाल है कि क्या इजराइल पश्चिम एशिया का पूरा सुरक्षा और शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में नए बफर जोन, हिजबुल्लाह की कमजोर होती ताकत और हूती के खिलाफ संभावित अभियान का पूरा प्रॉक्सी हंटिंग प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नेतन्याहू का साफ संदेश है कि जब तक ईरान का ये सबसे बड़ा नेटवर्क पूरी तरह पंगु नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना की बंदूकें शांत नहीं होंगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में ईरान के रसूख को हमेशा के लिए दफन करने की है। इजरायल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने पहले प्रॉक्सी के सिर यानी ईरान पर सीधे हमले करके अपनी ताकत का एहसास कराया। जब ईरान बैकफुट पर आया तो उसके बाद शुरू हुआ ईरान के हाथ पांव काटने का सबसे बड़ा सैन्य अभियान, यानी इजरायल अब ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क की जड़ खोदने में जुट गया है। तो बफर जोन बनाने का मॉडल इजरायल ने गाजा में अपनाया था। इजरायल ने गाजा के 60% हिस्से पर नियंत्रण करके उसे समतल कर दिया है, और अब ऐसे ही बफर जोन की झलक लेबनान में दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई हमास नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। इस नक्शे पर इजरायल और लेबनान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखिए, फिर उसके आगे की पीली रेखा जो सीमा से 6 से 10 किलोमीटर अंदर तक खींची गई है, वो देखिए। इजरायल इसे दोनों देशों के बीच
बफर जोन कह रहा है। ये पीली रेखा देखिए, और ये जो इजराइल है और ये जो पीली रेखा है, इसके बीच का जो हिस्सा है, इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इस इलाके का दायरा अब करीब 600 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इस क्षेत्र के भीतर आने वाले अनेक गांव खाली हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में इमारतें और ढांचे नष्ट किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह इलाका लेबनान की कुल जमीन का करीब 10% हिस्सा है। इजराइल की रणनीति अब लितानी नदी तक इस बफर जोन को बढ़ाने की है, जिससे हिजबुल्लाह को सीमा से और पीछे धकेला जा सके। इसी रणनीति के तहत लितानी नदी पर बने कम से कम 6 प्रमुख पुलों को भी निशाना बनाया गया है। 1917 में जब इजराइल सिर्फ विचार था, तब से लेकर 1947 में संयुक्त राष्ट्र के 2 राष्ट्र में बांटने के प्रस्ताव तक, फिर 1948 में इजराइल बनने का नक्शा, इसके बाद 1967 में 6 दिन की जंग के बाद बदला नक्शा, और फिर 1993 से 1995 के दौरान ओस्लो समझौते के बाद बना इजराइल का नक्शा बदलता ही रहा है। तो क्या इजराइल धीरे धीरे ग्रेटर इजराइल के नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? लेबनान की जमीन पर जो नई रेखाएं खींची गई हैं, वो सिर्फ सैन्य नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लकीरें अब पश्चिम एशिया की राजनीति को बदलने वाली नई हकीकत बन सकती है। यानी इजराइल का नक्शा एक बार फिर बदल सकता है। रॉयटर्स, गार्डियन और ले मॉन्ड की रिपोर्टों के अनुसार पीली लाइन के भीतर मौजूद ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। आईडीएफ ने कई गांवों की इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया है। इजराइल का तर्क है कि यह हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को खत्म करने के लिए किया गया। यानी नेतन्याहू की रणनीति सिर्फ एक दुश्मन को निशाना बनाने की नहीं, बल्कि ईरान से जुड़े पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की है। इसीलिए गाजा से लेबनान और लेबनान से यमन तक संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क का केंद्र ईरान है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूती तक इसके हाथ पैर फैले हुए। गाजा में हमास को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद इजराइल का पहला बड़ा लक्ष्य काफी हद तक कमजोर हो चुका है। इसके बाद फोकस लेबनान की तरफ गया, जहां हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, और अब नजरें यमन पर टिक गई, जहां हूती विद्रोही इजराइल के लिए नई चुनौती बने हुए हैं। इजरायली अधिकारियों के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यमन का नया मोर्चा खुल सकता है। हूती लंबे समय से सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट रहा है। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर इजराइल ने यमन में घुसकर हूती की कमर तोड़ दी, तो सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता मुमकिन हो सकेगा। और पुतिन बीते 52 महीने से जंग लड़ रहे हैं, और इस लंबी जंग के पीछे रूस की तेल अर्थव्यवस्था है, जिसे तबाह करने का प्लान ज़ेलेंस्की तैयार कर चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के ऊर्जा केंद्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने तातारस्तान से लेकर क्रास्नोदर तक रूसी तेल रिफाइनरियों पर भीषण तबाही मचाई। तातारस्तान की सालाना तेल रिफाइनिंग क्षमता करीब 16 से 17 मिलियन टन है। यह रूस की सबसे बड़ी और आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है। वहीं समारा तेल रिफाइनरी की क्षमता 8.5 मिलियन टन प्रति वर्ष के आसपास है, जबकि क्रास्नोदर तेल रिफाइनरी की क्षमता 6.25 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इन रिफाइनरियों का नुकसान रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था तेल सप्लाई पर टिकी है। तेल रिफाइनरियां बर्बाद होने से सप्लाई रुक जाएगी। पैसे की कमी से रूस ज्यादा वक्त तक जंग नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा सेना को युद्ध के लिए बारूद के अलावा तेल भी चाहिए। सेना की तेल सप्लाई कटी तो पुतिन के जवान आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ ऐतिहासिक एमओयू तैयार है और यूरोप में दस्तखत होने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। पहले ट्रंप हमले की धमकी देते हैं, फिर कूटनीति का यू टर्न भी लेते हैं। ऐसे में क्या ईरान ने ट्रंप के पेपर प्लान को तबाह करने की योजना पहले ही तैयार कर ली? ऐसे में स्थिति संशय वाली है, क्योंकि इजराइल भी इस पूरी डील को शक की निगाह से देख रहा है। आखिर इस माइंड गेम का असली बॉस कौन है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगले हफ्ते ईरान अमेरिका के बीच शानदार डील पर मोहर लगेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के दावे का खंडन करते हुए साफ इनकार कर दिया कि अभी किसी समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। ट्रंप ने यूरोप में डील पर मोहर लगने की भविष्यवाणी की है। ईरान ने कहा अभी कुछ भी तय नहीं है। फिर ट्रंप ने डील से जुड़ा बड़ा दावा करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए यूरोपीय देश कोशिश कर रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि ईरान अपनी रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेगा। इसकी वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले आखिरी वक्त पर टाले।
उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से बड़े समझौते का दावा कर दिया, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमले चाहते हैं। इजराइल ईरान के साथ किसी भी तरह की डील के पक्ष में शुरू से ही नहीं है। तो एक तरफ वार्ता की उम्मीद, 2 दिन बाद जिनेवा में पीस प्लान पर सहमति होने के आसार, लेकिन इस बीच भी अरब का सुलगना बंद नहीं। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया तो ईरान ने उसी तरह का विध्वंसक हमला किया, लेकिन उसका पैटर्न बदल दिया। ईरान का नया पैटर्न क्या है जिससे अमेरिका में कोहराम मच गया है, अब आपको इस रिपोर्ट पर दिखाता हूं। अमेरिका के हमले से 10 गांवों के लिए संकट पैदा हो गया। 20,000 से ज्यादा लोग पानी को तरसने लगे। अमेरिका ने जल संकट को अपना हथियार बना लिया है। अब दूसरे डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले की तैयारी है। ईरान की तरफ से कहा गया है 45 डिग्री तापमान में अमेरिका ने वाटर प्लांट पर कायरतापूर्ण हमला किया है। हजारों लोग प्यासे हैं। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन किया है। हम दुनिया के देशों को अमेरिका की दादागिरी दिखाना चाहते हैं। अब ईरान के साइबर स्पाई एक्टिव हो गए हैं। बदला लेने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंधमारी की जा रही है। ईरान का सबसे खतरनाक हैकर ग्रुप हंजुला सक्रिय हो चुका है। कैलिफोर्निया के वाटर सिस्टम को हैक कर लिया, जिसकी पुष्टि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने की है। कुवैत की खर्ग से दूरी 170 किलोमीटर है। कुवैत में मीठे पानी के प्लांट पर निर्भरता 90% है। सऊदी अरब खर्ग से 250 किलोमीटर दूर है, जिसकी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता 90% है। बहरीन के मीठे पानी के प्लांट की दूरी खर्ग से 315 किलोमीटर है, जिसकी निर्भरता 90% है। कतर तक भी तेल पहुंच सकता है, जो 419 किलोमीटर दूर है। कतर में प्लांट पर निर्भरता 99% है। यूएई की दूरी 620 किलोमीटर है, जिसके लोग मीठे पानी के प्लांट पर 42% निर्भर हैं।